डियर स्टूडेंट, कल अपन ने लास्ट वीडियो में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने एन का मतलब आपको बता दिया था न्यूक्लियर। एन का मतलब क्या बताया था? न्यूक्लियर। एम का मतलब बताया था मैग्नेटिक और आर का मतलब क्या बताया था? रेजोनेंस। जब मैं आपको इसको बता रहा था तो अपन ने बात करी थी, सबसे पहले तो आप यहां से रेजोनेंस को ले लो। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? अनुनाद का मतलब होता है दो फ्रीक्वेंसियों का, दो आवृत्तियों का समान होना। एक मैंने यहां पर क्या वर्ड लिया है? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक से आप समझते हो चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड। और एक नाम लिया है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का मतलब नाभिक, न्यूक्लियस। और आपको पता है नाभिक के अंदर कौन कौन उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक बार आप मानो कि न्यूट्रॉन को न्यूट्रल मानो, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, बाकी बाद में आगे बात करेंगे। और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और आपको कहा था मैंने कि जब भी कोई आवेशित कण, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है, आवेशित कण घूमता है, तो आवेशित कण के घूमने के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होते हैं। और इसको निकालने का तरीका, जो डायरेक्शन है इसकी निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल सिखाया था। इसमें जो अंगूठा है आपका, ये अंगूठा किसको बताता है? हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को, जबकि पीछे वाला कौन सा बनाएगा? साउथ को। देखो इस तरीके से लगाया है, अंगूठा किसको बताएगा? नॉर्थ को, रे साउथ को। इन अ केस ऑफ प्रोटॉन, इन अ केस ऑफ पॉजिटिव। यहां तक की बात हो गई थी। अब आपको ध्यान रखना है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम दो तरीके के चुंबकीय क्षेत्र, दो तरीके के मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे। एक तो है वो चुंबकीय क्षेत्र जो बाहर से लगाया गया है, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र। और एक वो जो नाभिक के घूमने के कारण, न्यूक्लियस के घूमने के कारण, प्रोटॉन के घूमने के कारण या न्यूट्रॉन के घूमने के कारण उत्पन्न हुआ है, उसको अपन कहते हैं प्रेरित। क्या नाम देते हैं उसको? प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड। क्लियर है? दो तरह के चुंबकीय क्षेत्र होंगे, दो तरीके के मैग्नेटिक फील्ड होंगे। एक जो अपन बाहर से लगाएंगे वो कहलाएगा बाहरी या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एक वो जो इसके घूमने के कारण उत्पन्न होगा वो कहलाएगा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है यहां तक की बात? तो ये मेरा नाभिक था नॉर्मल कंडीशन में, और मैंने इस नाभिक के ऊपर बाहर से एक तो लगा दिया नॉर्थ डायरेक्शन और एक लगा दिया यहां पर बाहर से एस। तो नाभिक के घूमने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसे कहते हैं प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमने बाहर से ही जो लगाया है इसको बोलते हैं बाहरी या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर लगातार जो मेरा नाभिक कह लो या प्रोटॉन कह लो या न्यूट्रॉन कह लो, कंफ्यूज मत हो ना, बाद में क्लियर हो जाएगा। अभी तो इतना ध्यान रखो, मेरा जो भी है नाभिक है वो लगातार घूम रहा है और उसके घूमने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, एक नॉर्थ और एक साउथ का। लेकिन जो कड़ा होता है, जिस कड़े को हम घुमाते हैं, तो कड़ा घूमने के बाद स्टार्टिंग में ऐसे घूमता है और कुछ देर बाद ऐसे ऐसे और ऐसे आ जाता है नीचे। इसी तरीके से यहाँ पर नॉर्थ किसको अट्रैक्ट करेगा? साउथ को। और ये नॉर्थ किसको अट्रैक्ट करेगा? साउथ को। नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करने के कारण क्या कंडीशन आएगी बेटा? गायरोस्कोपिक मोशन होगा, कड़े की तरह गति होगी और ये घूमते 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 इस तरीके से अलाइन हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। यहां सामने क्या आ जाएगा? नॉर्थ और ये साउथ। नॉर्थ और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होता है, नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होता है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी अट्रैक्शन होगा, जब भी आकर्षण होगा, आकर्षण के कारण ऊर्जा या एनर्जी के मान में क्या होगी? हमेशा कमी होगी। आकर्षण के कारण या अट्रैक्शन के कारण एनर्जी हमेशा कम होती है, जबकि प्रतिकर्षण के कारण, रिपल्शन के कारण एनर्जी का मान हमेशा बढ़ जाता है। जैसे अभी मेरी किसी से लड़ाई हो जाए तो गुस्सा आएगा, और गुस्से के कारण आदमी की ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आकर्षण होगा ऊर्जा कम होगी। यहाँ पर आकर्षण हो रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो अब आप हेडिंग लिख लो अपने, यूनिट फर्स्ट आपकी कौन सी है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखना स्टार्ट करेंगे। ये है आपकी यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट का नाम है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। बाकायदा आपको पूरे नोट्स पीपीटी के जरिए मिल जाएंगे, जहां एक्सप्लेन करना होगा वहां एक्सप्लेन कर दूंगा, एग्जांपल दे दूंगा, और अपन लाइव आ जाया करेंगे और लाइव में अपन सब बात कर लेंगे। ये देखो, आप अपनी हेडिंग लिख लो, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट फर्स्ट, बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो हेडिंग लिखे आप सभी, इंट्रोडक्शन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का परिचय। सबसे पहले मैंने बताया है आपको कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे
नॉर्मल हेडिंग अपन सब जानते हैं, हालांकि अपन ने सेकंड ईयर में पढ़ा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत चुंबकीय विकिरणों की अभिक्रिया, जिसके अंतर्गत विद्युत चुंबकीय विकिरणों की अंतरक्रिया किसके साथ कराई जाती है, पदार्थ के साथ कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है और इस स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करके यौगिक की संरचना का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा ही स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। दैट ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, that branch of spectroscopy या that branch of chemistry in which electromagnetic radiation will be interact with the matter, and by this interaction a spectrum will be obtained, and by the analysis of this spectrum we can elucidate the structure of matter will be known as a name of spectroscopy। रसायन विज्ञान की वह शाखा स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ये तो हो गया नॉर्मल अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन। अब मैं आगे आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ एनएमआर का। यहाँ से आपके नोट्स प्रिपेयर होने शुरू हुए हैं। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर दो प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। एक तो नाभिक जो घूम रहा है, न्यूक्लियस जो घूम रहा है, उसके कारण प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और एक जो मैंने बाहर से लगाया है वो कौन सा कहलाएगा, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी की वह शाखा, दैट ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, अंडरलाइन समझे इस बात को, जिसमें बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में in the presence of external magnetic field, उपस्थिति में रेडियो तरंगों के अवशोषण से किसका एब्जॉर्प्शन होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, अंडरलाइन करें, इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करें, रेडियो तरंगों के अवशोषण से नाभिक में अनुनाद के कारण, किसमें होंगे अनुनाद, नाभिक में, इसलिए नाम है न्यूक्लियस। ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एन है वो न्यूक्लियस को ही बताता है। फिर सुनो, स्पेक्ट्रोस्कोपी की वह शाखा जिसमें बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रेडियो तरंगों के अवशोषण से नाभिक में अनुनाद के कारण प्राप्त संकेतों का विश्लेषण करके अणु में उपस्थित, इंपॉर्टेंट, अणु में उपस्थित प्रोटॉन या कार्बन, अणु में उपस्थित प्रोटॉन अथवा कार्बन की प्रकृति के बारे में ज्ञात किया जाता है। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। इंग्लिश में बताता हूं, दैट ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी in which electromagnetic radiation will be interact with nucleus in a presence of external magnetic field, then by the resonance a spectrum will be obtained या और करके लिख देना, और इस signal will be obtained and by the analysis of these signal we can determine the nature of proton and carbon will be known as a name of NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या कहलाती है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। इंपॉर्टेंट जो बात है वो ध्यान रखनी है, एक तो भारी चुंबकीय क्षेत्र, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक क्या होगा, रेडियो तरंगें होंगी, रेडियो वेव्स होंगी। रेडियो वेव्स का क्या होगा, अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। कौन करेगा, नाभिक करेगा। नाभिक में क्या होगा, अनुनाद करेगा, रेजोनेंस। ये अनुनाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला अनुनाद नहीं है, ये अनुनाद फिजिक्स वाला अनुनाद है। इसका मतलब है दो आवृत्तियों का समान होना। अपन ने लास्ट वाले वीडियो में इन सबको क्लियर कर लिया था। ठीक है, अब देखो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, पहली है 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरी है कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कार्बन 13 कैसे, आप जानते हो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, 6C12। आगे आने वाले लेक्चर में बात करेंगे कि मैंने 6C12 या 6C13 क्यों लिखा है, 6C13। क्लियर है। एक तो है आपकी 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक है 13 कार्बन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अपने सिलेबस में 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है बीएससी पार्ट 3 में, अपन को कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़नी, ये हायर क्लासेस में जाती है। अब एक बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को अपन कैसे लिखते हैं, 1H1। हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, नीचे जो परमाणु क्रमांक लिखा होता है, नीचे जो संख्या लिखी होती है वो प्रोटॉनों को बताती है। या एक है तो एक ही प्रोटॉन है, एक ही पॉजिटिव चार्ज है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही
नेगेटिव चार्ज होंगे, तो एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या माइनस कर दो, 1 माइनस 1 0। इसका मतलब 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका दूसरा नाम है PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्यों है इसका ये नाम दूसरा? क्योंकि हमारे हाइड्रोजन के पास केवल एक ही प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, एक ही प्रोटॉन होता है। इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं? प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं। अब देखो 1H PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, वह स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रेडियो तरंगों के अवशोषण से, किसका अवशोषण कर रहे हैं? रेडियो तरंगों के अवशोषण से हाइड्रोजन के नाभिक, समझ में आ गई बात? हाइड्रोजन के नाभिक या प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर केवल एक ही प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन में होने वाले अनुनाद के कारण प्राप्त संकेतों का विश्लेषण करके अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रकृति के बारे में या प्रोटॉन की प्रकृति के बारे में ज्ञात किया जाता है। प्रोटॉन मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। That spectroscopy in which in the presence of external magnetic field by the absorption of radio waves we can determine the nature of hydrogen. We can determine the nature of hydrogen or proton by the resonance will be known as the name of proton magnetic रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अपन को पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही पढ़ना है। दूसरी कौन सी है? कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा नाम है सीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सीएमआर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सी का मतलब है कार्बन, एम का मतलब है मैग्नेटिक और आर का मतलब है रेजोनेंस। कार्बन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने सिलेबस में नहीं है, अपन को हायर क्लासेस में जाके इसको पढ़ना है। वह स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रेडियो तरंगों के अवशोषण से कार्बन 13, किसके बारे में? कार्बन 13 नाभिक के अनुनाद के कारण प्राप्त संकेतों का विश्लेषण करके कार्बन की प्रकृति के बारे में ज्ञात किया जाता है। 13 कार्बन या कार्बन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। क्लियर है यहां तक की बात? That spectroscopy in which in the presence of external magnetic field by the absorption of radio waves, resonance will be occurs in a nucleus of carbon 13, then signal will be obtained and by the analysis of these signals we can determine the nature of carbon, comma will be known as a name of carbon 13, और PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और CMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहलाती है? CMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। चलो आप इसको प्रॉपर अपने नोट्सों में राइट डाउन करें। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश के अंदर प्रॉपर इसी तरीके से मैं आपको सारे नोट्स, पूरे एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल, रिएक्शंस सब कुछ मैं आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बेटा? अब आगे देखो, आगे हेडिंग लिखेंगे। बताई थी अभी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो पीएमआर होती है और एक कौन सी होती है? सीएमआर। एक होती है पीएमआर और एक बार होती है सीएमआर। आप सभी हेडिंग लिखें। सीएमआर अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में केवल और केवल कौन है? प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, और अपन को इसी को पढ़ना है। प्रोटॉन में दोनों मीडियम वाले लिखें बेटा, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख लें पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी को पढ़ना है। पी का मतलब क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन यहाँ पर मैं किसको बोल रहा हूँ? हाइड्रोजन को। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है बेटा जी। केवल क्या होता है? एक ही प्रोटॉन। तो पूरी यूनिट के अंदर मैं केवल किसके बारे में बात करूंगा? हाइड्रोजन के बारे में। तो याद रखें,
बीएससी पार्ट सेकंड की स्पेक्ट्रोस्कोपी की फर्स्ट यूनिट में पहली कौन सी थी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो किसके बारे में बताती थी, कॉन्जुगेशन के बारे में, डबल बॉन्ड के बारे में, पाई बॉन्ड के बारे में, ठीक है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके बारे में बता रही थी, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। वैसे ही एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको किसके बारे में बताएगी, हाइड्रोजन के बारे में। तो पूरी यूनिट में आपको केवल और केवल किस पर चर्चा करेंगे, आप और हम, हाइड्रोजन के बारे में। अब आ जाओ, देखो ये अपन समझने की कोशिश करते हैं, वही जो मैंने समझाया है वही सब लिखाया है, आगे ऐसे समझा दूंगा फिर लिखवा दूंगा। मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूमता है, जैसे इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर, जैसे एटम है, ये नाभिक है, और नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक तो इस तरीके से घूम रहा है, एक तो ये चक्कर हो गया, एक बेटा अपनी अक्ष पर इधर घूम रहा है। जैसे पृथ्वी में आपने देखा अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, जिसकी वजह से ऋतुएं आती हैं, सीजन्स आते हैं, और एक अर्थ घूमते हुए चलती है, इस तरीके से घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। यही कहानी सेम इलेक्ट्रॉन की है। इलेक्ट्रॉन भी अपनी अक्ष पर लगातार क्या होता है, घूमता रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूमता है, उसी तरह नाभिक भी अपने अक्ष पर लगातार घूमता रहता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने आपको क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन के समान नाभिक में भी अपनी अक्ष पर चक्रण करने का गुण होता है। नोट्स आपको राइट डाउन करने हैं, यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉन के समान नाभिक में भी अपने अक्ष पर चक्रण का गुण होता है। न्यूक्लियस विल बी शो स्पिन जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रॉन। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में नाभिक की चक्रण अवस्थाएं समभ्रंश होती हैं। नाभिक की चक्रण अवस्थाएं समभ्रंश होती हैं in a absence of external magnetic field, in a absence of external magnetic field, the spin state of nucleus will be degenerate। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, कि भारी चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में जितने भी नाभिक हैं, उन सभी नाभिकों की एनर्जी क्या होती है, एक समान होती है, एक जैसी होती है, न किसी की कम होती है और न किसी की ज्यादा होती है। अर्थात नाभिकीय ऊर्जा स्तर समान ऊर्जा के होते हैं। इट मींस न्यूक्लियर एनर्जी लेवल विल बी सेम, इट मींस न्यूक्लियर एनर्जी लेवल विल बी सेम। लेकिन जब नाभिक पर बाहरी, इसको करेक्ट कर लेना, लेकिन जब नाभिक पर बाहरी या प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, बट व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड विल बी अप्लाई ऑन इट। समझ में आ गई बात? ये क्या कहानी कहती है, कहानी को समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। देखो कहानी क्या कह रही है, नॉर्मल कंडीशन में मेरा नाभिक घूम रहा है, न्यूक्लियस घूम रहा है, इस तरीके से क्लॉकवाइज घूम रहा है माना, तो इस पर राइट हैंड थंब रूल लगाया, ये नॉर्थ हो गया, ऊपर नीचे साउथ हो गया। क्लियर है यहाँ तक की बात? इसको किसी से मतलब नहीं है, इस समय इसके एनर्जी लेवल कैसे हैं, समभ्रंश हैं, डीजनरेट है। लेकिन जैसे ही मैंने इस पर बाहर से क्या लगाया बेटा, लेकिन जैसे ही मैंने इस पर बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाया, तो नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा और साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, और इसके अंदर गायरोस्कोपिक मोशन होंगी। गायरोस्कोपिक मोशन कड़े वाली होंगी, और कड़े की तरह मोशन होने के कारण क्या होगा बेटा, इधर नॉर्थ, इधर क्या है आपके बेटा जी, साउथ, ये यूं इस तरीके से और इस तरीके से, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन और नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन, आकर्षण के कारण ये स्थिति आएगी, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। नॉर्मल कंडीशन में एनर्जी माना ऐसी थी, लेकिन जैसे ही बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाया, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाने के कारण इसकी एनर्जी का मान क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर है यहाँ तक की बात? समझना, आगे डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। अभी आप कुछ भी डायग्राम मत बनाना, जो लिखा है मैंने, जो टाइप किया हुआ है उस टाइप किए के लिए करना। बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए बेटा, इसको टाइप करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है, तो जो टाइप किया हुआ है आप उसी को लिखना, बाकी बता दूंगा। ये सब बातें मैंने आगे आने वाले जो पीपीटीज हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, उसमें लगा दी है, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में ये कंडीशन हो गई, ठीक है, इधर वाली। लेकिन जैसे ही मैंने बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाया, आकर्षण हुआ, और आकर्षण के कारण ये स्थिति आ गई। आपको पता है आकर्षण के कारण क्या हो गई, एनर्जी कम हो गई। इसके ऊपर अब मैं ऊपर से डालता हूं रेडियो वेव्स।
इसके ऊपर से मैं क्या डालता हूँ, रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगों की कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी और ये रेडियो तरंगों को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। बेटा ये घटना उसी तरीके से है कि अगर मुझे किसी से लड़ना है तो उससे लड़ने के लिए मेरे पास क्या होने चाहिए, हथियार होने चाहिए, मेरे पास ऊर्जा होनी चाहिए, और वो ऊर्जा इन्हें कहां से मिलती है, रेडियो तरंगों से। तो रेडियो तरंगों की ऊर्जा इस पर हम डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। एक ऊर्जा की निश्चित मात्रा, एक ऊर्जा की निश्चित मात्रा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्वांटीकृत, क्वांटाइज्ड। एक ऊर्जा की निश्चित मात्रा का ये अवशोषण कर लेता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है, और अवशोषण करते ही, अभी तो ये इस तरीके से है, ठीक है, अवशोषण करते ही एकदम से पलट जाता है बेटा, अवशोषण करते ही ये एकदम से पलट जाता है, ठीक है। जैसे ही मेरे पास एनर्जी आएगी, मैं लड़ने को तैयार हुआ और ये ऐसे घूम जाता है, और क्या कंडीशन आती है बेटा, नॉर्थ साउथ, ठीक है। नॉर्थ के सामने कौन आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा, और साउथ के सामने क्या हो जाएगा, साउथ। नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और साउथ साउथ को क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। इस रिपल्शन के कारण ही एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और ये एक स्तर कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ। चूंकि यहाँ पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को मैं H नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बराबर क्या था, 0, और यहाँ पर H नॉट डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक कंडीशन बनेगी, इसको बोलते हैं अल्फा जीमान स्तर, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, बीटा जीमान स्तर। सुनो बेटा, ध्यान से समझना, जब विपाटन, जब स्प्लिटिंग चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में होती है तो उस प्रभाव को अपन क्या कहते हैं, जीमान प्रभाव। जब स्प्लिटिंग, जब विपाटन चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में होता है तो इसको बोलते हैं जीमान प्रभाव। और जब विपाटन, जब स्प्लिटिंग विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में होती है तो उस स्प्लिटिंग को हम किस नाम से जानते हैं, स्टार्क प्रभाव के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहां तक की बात? अब देखो सुनो, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? एक बार देखना, लिखना मत, मैं वापस लेके आता हूं, पूरे को समझाता हूं। आप एक बार इसको देखो, देखो ये देखो, समझ में आ गई बात? ये मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिया है बहुत बढ़िया तरीके से। नॉर्मल कंडीशन में ये अपनी मस्ती में मस्त था, अपने आप घूम रहा था। देखो आप इसको, मैं आपको समझाता हूं। देखो नाभिक घूम रहा है यहाँ पर, ठीक है, घूम रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर है यहाँ तक की बात? लेकिन जैसे ही मैंने उस पर भारी चुंबकीय क्षेत्र लगाया, देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या था, यहां समझा देता हूं, ये घूम रहा है, कोई फर्क नहीं है। राइट हैंड थंब रूल लगाया, राइट हैंड थंब रूल लगाया, ऊपर नॉर्थ और नीचे क्या आ गया, साउथ आ गया। क्लियर है यहां तक की बात? लेकिन जैसे ही मैंने, अब इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसे बोलते हैं प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे ही मैंने इस पर भारी चुंबकीय क्षेत्र लगाया, इधर क्या लगाया मैंने, इधर मान लो मैंने लगा दिया, ऊपर नॉर्थ है, इधर मैं लगा देता हूं नॉर्थ, और इधर लगा देता हूं मैं साउथ। तो नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, और नॉर्थ किसको अट्रैक्ट करेगा, साउथ को। अट्रैक्शन के कारण क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, इधर है साउथ और इधर नॉर्थ, ये इस तरीके से घूम के आ जाएगा, इधर आ जाएगा नॉर्थ और इधर साउथ। आकर्षण के कारण इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसको क्या कह दिया, अल्फा जीमान स्तर, अल्फा जीमान लेवल। जब स्प्लिटिंग किसकी उपस्थिति में होती है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में होती है, तो उसको जीमान प्रभाव कहते हैं, और जीमान प्रभाव से बनने वाले स्तरों को जीमान लेवल्स के नाम से जाना जाता है। जब स्प्लिटिंग, जब विपाटन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में होता है तो उसको कौन सा प्रभाव कहते हैं, स्टार्क प्रभाव या स्टार्क इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई? ये कंडीशन बन गई अल्फा जीमान स्तर की। अब मैं इसके ऊपर बेटा रेडियो तरंगों को डालता हूं। कौन सी वेव्स को डालता हूं, रेडियो वेव्स को। रेडियो तरंगों और क्वांटम में देखो एक बात समझना, क्वांटम केमिस्ट्री में एक शब्द होता है क्वांटीकृत। क्वांटीकृत शब्द का मतलब होता है कि एक निश्चित मात्रा, एक फिक्स अमाउंट। जैसे इस एग्जांपल को मैंने आपको कई बार दिया है, आप पढ़े हुए हो मेरे से। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे मुझे 100 रुपए की जरूरत है, तो 100 रुपए लेने के लिए मैं किसके पास गया, अपने पापा जी के पास। मैंने पापा जी से कहा प्लीज गिव मी 100 रुपीज। पापा जी ने क्या कहा, ठीक है 100 नहीं है मेरे पास, कितने हैं, 99। अपन ने लेने से मना कर दिया, ठीक है, क्योंकि भाई अपने अंदर आत्मसम्मान है, ठीक है। फिर अपन किसके पास गए, मम्मी के पास। इस बार मैंने माँ से कितने रुपए मांगे, मुझे 100 रुपए दो, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कितने रुपए दिए, 101। लेकिन मैंने क्या कहा, नहीं माँ मैं लालची नहीं हूं, मुझे कितने रुपए चाहिए, 100 रुपए ही चाहिए। अर्थात एक निश्चित मात्रा, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में इस निश्चित मात्रा के लिए जो शब्द उपयोग होता है वो शब्द होता है क्वांटीकृत। वो शब्द कौन सा होता है, क्वांटीकृत।
तो मैं इसके ऊपर कौन सी तरंगें डालता हूँ, रेडियो तरंगें। एक ऊर्जा की निश्चित मात्रा की रेडियो तरंगों का ही अवशोषण कर लेता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है। क्लियर है यहां तक की बात? देखो मैं समझाता हूं इसको, ठीक है। ये डायग्राम देखो, ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा का मैं क्या कर लेता हूं, ये क्या करता है, अवशोषण कर लेता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है। और अवशोषण करके ध्यान से देखना, देखो नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं इसको एक आरेख बनाऊं, समझ में आ जाएगा सिग्नल कैसे आते हैं। रेडिएशन डाल रहा हूं, अवशोषण नहीं हो रहा, क्योंकि इसको जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा। लेकिन जैसे ही जिसको जो निश्चित मात्रा की ऊर्जा चाहिए, क्वांटीकृत ऊर्जा चाहिए, उसके आते ही उसका अवशोषण कर लेता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है, एनर्जी नीचे चली जाती है। और इस तरीके से क्या आ जाता है, सिग्नल। और वो कंडीशन क्या बनती है बेटा, देखो साउथ नॉर्थ, मेरे पास एनर्जी आ जाएगी, मेरे पास ताकत आ जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ, ये फ्लिप हो जाता है इस तरीके से, ऐसे घूम के ऐसे आ जाता है। और नॉर्थ के सामने क्या हो जाता है, नॉर्थ, और साउथ के सामने साउथ। नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ को रिपेल करेगा। रिपल्शन के कारण, प्रतिकर्षण के कारण ऊर्जा क्या हो जाती है, ज्यादा, इसीलिए बनने वाले स्तर को क्या कहते हैं, बीटा जीमान स्तर, और कम ऊर्जा के को अल्फा जीमान स्तर। अल्फा जीमान स्तर पर क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, समझ में आ गई बात, अट्रैक्शन हो रहा है। और आकर्षण होने से ऊर्जा क्या हो रही है, कम हो रही है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। और प्रतिकर्षण होने के कारण ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसीलिए यहाँ पर स्प्लिटिंग हो जाती है। अब होता क्या है बेटा, ये नाभिक जो है वो लगातार इस तरीके से करता रहता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। जैसे आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनों को जब ऊर्जा दी जाती है तो वो ऊर्जा को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं बेटा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में। और कुछ समय उच्च ऊर्जा स्तर में रहने के बाद वापस से कहाँ जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में। जब नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस। और जब ऊपर से नीचे आता है तब बोलते हैं इसको रिलैक्सेशन। और लिखना मत, रेजोनेंस प्लस रिलैक्सेशन दोनों को मिला के फ्लिपिंग कहते हैं। आगे लिखवा दूंगा। अब आ जाओ पीछे वाली वीडियो पे, पीछे वाली जो पीपीटी थी उसको मैं समझाता हूँ, आपको पूरी समझ में आ जाएगी। ये देखो हेडिंग क्या लिखी आपने, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन के समान नाभिक में भी अपने अक्ष पर चक्रण करने का गुण होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है वैसे कौन घूमता है, नाभिक। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में नाभिक की चक्रण अवस्थाएं संभ्रंश होती हैं। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द स्पिन स्टेट ऑफ न्यूक्लियस विल बी डीजेनरेट। संभ्रंश मतलब समान, एक जैसी होती है, अर्थात नाभिकीय ऊर्जा स्तर समान ऊर्जा के होते हैं। इट मींस न्यूक्लियस एनर्जी लेवल विल बी सेम, एक जैसी ऊर्जा होती है। लेकिन जब नाभिक पर बाहरी कर लेना ऐसे, ठीक है, लेकिन जब नाभिक पर बाहरी या प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, एक मिनट ना इसको सही करता हूं। ठीक है, देखो, लेकिन जब इधर हो गया, एक सेकंड, नया बोर्ड लिया है ना बेटा, तो इसको थोड़ा यूज करना अभी सीख रहा हूं। देखो ठीक है, आ गए। देखो तो अपनी बात चल रही थी, लेकिन जब नाभिक पर बाहरी या प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है, तो नाभिकीय ऊर्जा स्तर विघटित हो जाते हैं। अगले वाले डायग्राम मैंने आपको समझा दिया। एनर्जी लेवल क्या हो जाते हैं, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। देन द न्यूक्लियर एनर्जी लेवल विल बी स्प्लिट, तथा इन्हें अल्फा तथा बीटा ऊर्जा स्तर कहते हैं। एंड दे विल बी नोन एज द नेम ऑफ अल्फा एंड बीटा एनर्जी लेवल। चूंकि यह विपाटन चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में होता है, सिंस this splitting will be takes place in a field of magnetic field, in a presence of magnetic field। और अभी भी मैंने आपको बताया है, जब चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में विपाटन होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग होती है, तो उसको जीमान प्रभाव कहते हैं। और जब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में होती है तो उसे स्टार्क प्रभाव कहते हैं। चूंकि यहाँ पर विपाटन, चूंकि यहाँ पर स्प्लिटिंग किसकी उपस्थिति में हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हो रही है, इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं अपन बेटा, जीमान प्रभाव के नाम से। देखो
तथा चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित होने वाले विपाटन को जीमान प्रभाव कहते हैं एंड दिस विल बी नोन एज अ नेम ऑफ जीमान इफेक्ट। इसीलिए इन ऊर्जा स्तरों को अल्फा तथा बीटा जीमान स्तर के नाम से जाना जाता है एंड दीज एनर्जी लेवल विल बी नोन एज अ नेम ऑफ अल्फा एंड बीटा जीमान लेवल। क्लियर है यहाँ तक की बात? देखो, उपरोक्त दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतर क्वांटीकृत होता है। द एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन इन इट विल बी क्वांटाइज्ड। The energy difference in between it will be quantized। इनके बीच जो ऊर्जा अंतर क्या होता है? क्वांटीकृत। क्वांटीकृत का मतलब समझा दिया है, ऊर्जा की न तो एक अधिक मात्रा और न ही ऊर्जा की कोई कम मात्रा, अर्थात ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन एक क्वांटम अथवा पूर्णांक के रूप में होता है। इट मींस एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब इन अ फॉर्म ऑफ क्वांटा एंड ए होल नंबर, तथा भिन्नांश के रूप में नहीं होता है एंड नेवर बी इन अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन एंड नेवर बी इन अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। जब नाविक पर रेडियो तरंगें डाली जाती हैं तो नाविक अल्फा जीमान स्तर से बीटा जीमान स्तर में संक्रमित हो जाता है। व्हेन रेडियो वेव्स विल बी इंसिडेंट ऑन न्यूक्लियस then nucleus will be show transition from the alpha जीमान लेवल टू बीटा जीमान लेवल, अर्थात बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रेडियो तरंगों के अवशोषण के द्वारा नाभिक अनुनाद की स्थिति में आ जाता है। इट मींस इन अ प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो वेव्स nucleus will be comes into the resonance state जिसके कारण NMR संकेत प्राप्त होते हैं सो NMR सिग्नल विल बी ऑब्टेन। अभी बताया था ना, इस तरीके से चलता रहता जैसे फिक्स अमाउंट की ऊर्जा आती है, ऊर्जा अवशोषित हो जाती है और इस तरीके से मुझे क्या मिलते हैं? सिग्नल। NMR सिग्नल विल बी ऑब्टेन, जिनका विश्लेषण करके एंड बाय द एनालिसिस ऑफ इट, जिनका विश्लेषण करके यौगिक की संरचना का या यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन या प्रोटॉन के बारे में ज्ञात किया जाता है। एंड बाय द एनालिसिस ऑफ दीज स्पेक्ट्रम वी कैन डिटरमाइन द पोजीशन और स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, क्या कहलाती है? प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। समझ में आ गया आपके बात? और इसके अलावा नेक्स्ट वाला आप देख ही चुके हो सभी। ये वाला डायग्राम आपके सामने ही आ गया है, इसको बना लेना है, मैंने आपको समझा दिया है। H0 का मतलब यहां पर क्या है? H0 बराबर है यहां पर, H0 जो है वो है यहां पर, H0 का मतलब है बाहरी चुंबकीय क्षेत्र। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र। ये हो गई यहां तक की वीडियो, इसको देखना, क्लियर करना। जो भी समस्या है मुझे आप मैसेज कर देना, मुझे बता देना और आगे लेते हैं धीरे धीरे। जब 3 या 4 लेक्चर अपने कंप्लीट होंगे, 3 या 4 लेक्चर के बाद इसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आने लग जाएगा और पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, मिलते हैं।